वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज वर्ल्ड डॉक्टर डे हम मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद एक तो इस पेशे को खिराज तहसीन पेश करना है, साथ ही हम उन डॉक्टर्स को भी सलाम पेश करते हैं जो अपने दिन रात की और आराम की परवाह किए बगैर इंसानियत की खिदमत में लगे रहते हैं। और इनके हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं होता, सिर्फ इनके हाथ में ज़िंदगी होती है, उसकी बका होती है। और वो तमाम लोग जो अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, ये उनके लिए उम्मीद की एक किरण होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि उन लोगों को अप्रिशिएट करना जो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में से पूरी जो लाइफ होती है ना, उसके अंदर जो ख़ास लम्हात होते हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं और वफ़ कर देते हैं ज़िंदगी अपने पेशेंट्स के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात की अफशीन ने कि इनके हाथों में स्टेथोस्कोप नहीं होता, बल्कि इनके हाथों में ज़िंदगी बचाने का हुनर होता है जो अल्लाह ताला ने इन्हें दिया होता है, शिफा दी होती है अल्लाह ताला ने। और दूसरी तरफ इनके हाथों में रिपोर्ट्स नहीं होती है, इनके हाथों में वो ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं कि किस शख्स की ज़िंदगी किस तरफ जानी है। ये सारा हुनर ऊपर से जो है ना वो रब्बे बारी ताला ने इनको ट्रांसफ़र किया होता है। और कभी कभी ऐसे मामलात भी होते हैं कि बेगम हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, इनको भी ज़रूरत होती है इनकी बहैसियत ये जो फैमिली की कफ़ालत करे होते हैं, लेकिन ये उन सब से एक्सक्यूज़ करते हैं अक्सर व बेशतर। और इनकी अटैचमेंट होती है इनके पेशेंट्स के साथ। पेशेंट्स के जो एहसासात, ख़यालात और जज्बात होते हैं ना, ये उसको मजरू नहीं होने देते। समटाइम्स ऐसा होता है कि इनकी अटैचमेंट इतनी होती है कि ये अगर घर में भी होते हैं, दिमाग वहाँ कनेक्ट होता है कि फ़लाँ पेशेंट का जो है वो मैंने ऐसे इलाज किया था, क्या उसको आराम आया होगा क्या आराम नहीं आया होगा। तो आज उन तमाम डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि और ख़ास तौर पे दुनिया ने भी कोविड का टाइम देखा। कोविड के टाइम के अंदर मैं विटनेस हूँ, ऐसे बड़े सारे डॉक्टर्स हैं जो पूरी रात पूरा दिन 3-3, 4-4 दिन गुजरने के बावजूद सोते नहीं थे। अगर उनसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब आप नींद में लग रहे हैं, यार बस 4 दिन होगा, 4 दिन के अंदर सिर्फ 2 घंटे सोया। ये इन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं और जूम पे भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पीडियाट्रिक जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपको देख के मेरा मूड अच्छा हो जाता है, इतने प्यारे आप वेल ड्रेस्ड होकर आते हैं। सेंस आपका माशाल्लाह बड़ा है। भाभी की वजह से है या खुद ही ये शुरू से? आपसे मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार बिलाल के आगे जाके जो है ना, ऐसा ना हो कि कोई कपड़े अजीब से हो, मजा ना आए। नहीं, माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड। थैंक यू वेरी मच यार। और दूसरी तरफ मैं जरा इंट्रोडक्शन और करा दूं, एक और दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं। कोविड का जो ज़माना था उसमें हमारा इनका साथ बड़ा गहरा रहता था, क्योंकि जिसको भी कोविड होता था सबसे पहले प्रिकॉशनरी जो मेजर्स होते थे उनको ये बताते थे कि देंगे बिलाल साहब आपने ऐसा करना है वैसा करना है। बाकायदा तौर पर पूरी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हुआ करते थे जिसके अंदर हम गाइडेंस लेते थे डॉक्टर साहब से। तो हमारे साथ वायरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वायरोलॉजी के अंदर ये चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते जा रहे हैं और लोगों को बताते भी जा रहे हैं। और अफशीन मजे की बात, जब ये कोविड दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो इसकी टेस्टिंग हो रही थी डाओ के अंदर ना, मुझे पहला केस आया था, उसमें भी इनकी माशाल्लाह इन्होंने बड़े झंडे गाड़े हैं। हम इस वक्त बात करें प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ज़रा डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स को हम खराज तहसीन पेश करें। ज़रा सबसे पहले हम डॉक्टर इब्राहिम साहब आपसे पता करेंगे, ये इतना मोतबर शोबा है, इतना खूबसूरत शोबा है, इसको ज्वाइन करने के बाद एहसास क्या होता है इस जिस्म में? ये स्टार्ट होता है जब आप क्लास 8 में होते हो। अच्छा, वहाँ जज्बा स्टार्ट होता है जब आप कोशिश करते हो कि मुझे मेडिकल लेना है, क्यों ये एक बहुत ही मुश्किल फील्ड है। सही बात है। जब आप इंटर करते हो, आपको इतने मार्क्स चाहिए उस पैशन पे कि मुझे ये मेडिकल कॉलेज में जाना है। फिर इसके बाद जब आप पहुंचते हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल डोनेट हो गए हो किसी इंस्टीट्यूट के लिए। वहाँ आपके, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉफ से लेके फाइनल ईयर प्रॉफ तक। अभी तो मेडिकल पे तो आए नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी इसके बाद हाउस जॉब इसके बाद आए नहीं। वो जो एरिया है उसमें भी एक इतना लंबा चौड़ा एरिया होता है और इतनी पढ़ाई होती है। मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे दूसरे दोस्त भी हैं जो दूसरे फील्ड्स में भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी हैं, या दूसरे बहुत सारे आईटी के लोग भी हैं। नो डाउट आईटी की एक फील्ड भी है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा खट्टे के, बट उसमें पढ़ाई इतना नहीं है जितना दिमाग का काम है।
लेकिन मेडिकल में आपको दिमाग के साथ पूरी बॉडी को पढ़ना है, एक एक आर्टरी, एक एक वेन, एक एक बोन, एक एक ब्रेन का एक एक पार्ट, एक एक आँख का एक एक पार्ट पढ़ना इज़ नॉट अ इजी टास्क। अगर आप न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइज करें, लेकिन इससे पहले आपको सारी एनाटॉमी सब चीज़ें पढ़नी होंगी, सारे तो सिर्फ एनाटॉमी नहीं है, होंगे। एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी है, उसी की पैथोलॉजी है, उसी की बायोकेमिस्ट्री है, मतलब हर चीज़ आपको पढ़नी है। फिर स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट्स पहले पे आप आते हैं। जर्नल डॉक्टर बनते हैं जिसमें आप सब कुछ Of पढ़ course. लेते हैं, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक जी बिल्कुल। फील्ड उसके बाद आप सोचें कि वो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आप पूरा फंसे हुए हैं एक मेडिकल कॉलेज में सारा वक्त। अब आ जाएं जब आपकी थर्ड ईयर आती है, फोर्थ ईयर आती है, फाइव्थ ईयर आती है, अब जब पेशेंट के आगे जाते हैं, वो एक घबराहट पहले से शुरू होती है पेशेंट की, उसकी मसाइल, उसके मतलब एक कोई भी प्राइवेट सेक्टर तो नहीं, हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर से, मैं दाव से पढ़ा हूँ, तो वो जो आप उस वक्त उस पेशेंट्स के पास जाते हैं ना, तो उस वक्त आपको अंदर से एक हॉल उठना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है, फाइनल ईयर ख़त्म होता है, आप हाउस जॉब शुरू करते हैं। मैं ज़रा इसी पर आऊँगा क्योंकि सईद भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके, तो सईद साहब ज़रा जानना चाहूँगा, इतनी खूबसूरती से नक्शा खींचा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर इब्राहिम ने, आप भी ज़रा इसके अंदर कुछ अपने कीमती एहसासात को ज़रा डालकर इसको चाशनी ज़रा इसकी बढ़ाए ना, कुछ मिठास होनी चाहिए आज डॉक्टर्स के लिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, और आप हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करके हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो ये सिर्फ डॉक्टरों की नहीं बल्कि तिब से मुंसलिक जितने भी शोबाजात हैं, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, लेबॉर्ट्री स्टाफ है, और ये पूरी एक टीम है जो एक मरीज की सेहतयाबी के लिए हमजहद कोशिश कर रहे होते हैं, और अपनी काबिलियत और अपने जो जितने भी स्किल्स है उसको बुरकार लाते हुए अगर एक मरीज की जिंदगी बच जाए या उसकी बीमारी दूर हो जाए, तो इससे बढ़ के एक प्रोफेशनल के लिए, जो मेडिकल प्रोफेशनल है के लिए, उससे कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा डॉक्टर साहब ने तमहीद बांधी कि ये एक जज्बा है, बहुत सारे आपके पास रास्ते होते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, जिस तरह आप लोग अपना एंकर पर्सन और टीवी से शोबे के साथ एक बहुत अच्छा आपका एक प्रोफेशनल करियर है। तो मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा भी अपनी करियर पहले चूज़ कर लेता है, और वो हम कहते हैं कि ये ऐसा शोबा है जो कि आपका रिज़्क भी इससे मुंसलिक है, लेकिन ये एक सेम टाइम पे ये इबादत भी है। तो आपका जज्बा इस तरह है, तो आप क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी बचाना, लोगों के काम आना, तो ये बजाते खुद एक इबादत भी है, और इसका सिला जो है वो जितनी जज्बे से आप ये काम करते हैं, जिस तरह आपने बात की कि कोविड की जो आप देख लें, एक तो आपकी प्रोफेशनल टाइमिंग है, जिस तरह आप 8 घंटे ड्यूटी होती है, या तो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है, हम जो है हर वक्त जो है ना कोई प्रोफेशनली वो इन्वॉल्व होता है, या तो प्रोफेशनली कोई कॉल होती है, या घर पे पड़ोस में आसपास लोग उनसे वो जो है उनसे हर वक्त जो है वो राय ले रहे होते हैं। तो राह चलते भी अक्सर अगर आपने जहाज में देखा होगा, कोई बीमार हो जाए तो वो फौरन कॉल करते हैं कि कोई डॉक्टर थे, कोई सिर्फ से नर्स है कोई, तो वो वहाँ पे भी उनकी जो ड्यूटी चल रही होती है। तो ये एक बहुत नोबल शोबा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हम यूजुअली डॉक्टर्स का नाम तो लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स से जो मुंसलिक बाकी शोबा है, जो टिप्स पैरामेडिकल जो स्टाफ है, तो डॉक्टर खुद अकेले कुछ भी नहीं है जब तक उसको कोई लेबोरेटरी डायग्नोसिस लाने के दे, जो जिस तरह नर्स उसको सपोर्ट ना दे, और इस तरह बाकी जो सर्जरी अगर करते हुए उसको बाकी स्टाफ सपोर्ट ना करे, तो डॉक्टर बताते खुद अकेले कुछ नहीं कर पाता। तो ये कलेक्टिव हम जिसको टिप का जो शोबा है, कलेक्टिव एफर्ट होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर सईद। आप ये बताइए कि कोविड का जो दौर था वो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था सब लोगों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, तो उस दौरान आपने किस तरह कोप किया, किस तरह इस चैलेंज से आपने निपटा, और किस तरह से आपने मरीजों के लिए मददगार साबित हुए? बिलाल गवाह है, जब हमारी ये इंटरेक्शन हमारी बिलाल से जो शनासाई वो कोविड में हुई, और कोविड में हम ऐसे थे कि 24/7 हम अवेलेबल होते थे, तो हर शोबे के लोग हमसे मुंसलिक रहते थे, क्योंकि कोविड ऐसी बीमारी थी जिससे कोई भी नहीं बचा, न कोई स्टूडेंट बचा, न कोई डॉक्टर बचा, न कोई मेडिकल के शोबे से या जो टीवी इंडस्ट्री से, सब लोगों से जो है ना उनको कोविड कोई बिल्कुल बुखार हुआ, मुझे लग रहा था शायद मैं मर जाऊंगी, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं, आप इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, लेकिन मॉर्निंग शो अभी चल रहा है माशाल्लाह। मैं जो इस एज में, जब मुझे इतनी ज्यादा ये, तो जो ओल्ड एजेस वाले हैं वो लोग तो गुजर ही गए, तो ये तो बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा आपके लिए भी और बहुत सारे मरीज जो आपके पास हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोविड ऐसी चीज थी, नई बीमारी थी, जिस तरह रूटीन डॉक्टर तो एक बीमारी रूटीन बीमारी से लड़ते रहते हैं, लेकिन कोविड ऐसी बीमारी थी बिल्कुल नहीं थी, और उसके बारे में खदशा ये था कि ये जानलेवा बीमारी। उस वक्त जो
2020 की हम बात करें तो हम 2020 जनवरी में हमने जब टेस्ट ये अपना लॉन्च किया, उसमें कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं था। बिलाल को पता है कि हमने इंडिजिनस ये टेस्टिंग स्टार्ट की कोविड में डाओ में, और पायनियर लैब थी, तो उस वक्त कोई हाथ भी नहीं लगाता था। अच्छे खासे डॉक्टर बेचारे डर जाते थे, परेशान हो जाते थे कि भाई ये कोविड किस बला का नाम है। वो चाइना अक्सर वीडियो आते थे, लोग चलते चलते मर जाते थे, तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये हाथ लगाने और बंदे ने मरना है, तो ये खौफ बहुत ज्यादा था। लेकिन हमने कोशिश की, और हमने, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई थी यूएस में, तो वो हमारे काम आई और हमने इसमें हाथ डाला और टेस्टिंग स्टार्ट की। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर कोई ऐसी वबा फैल गई है जो जानलेवा हो सकती है, जो इंसानी जान के लिए ख़तरात लाक कर सकती है, सबसे पहले डॉक्टर्स को खुद को सिक्योर करना पड़ता है, उसके बाद फिर मरीज़ का इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर इब्राहिम, ज़रा ये जानना चाहूँगा मैं आपसे भी, ये कितना ज़रूरी होता है ना डॉक्टर के लिए। बेसिकली डॉक्टर्स आर रेस्क्यूअर्स, रेस्क्यू करते हैं। पहले खुद को भी सेफ रखना है, साथ साथ मरीज़ का भी इलाज करना है, उससे भी कंसर्न रखना है, उसकी प्रोग्रेस भी देखनी है, क्या बेहतरी आ रही है। इट्स अ टफ जॉब। ऑफ कोर्स इट्स अ टफ जॉब, लेकिन कई दफ़ा तो हम भूल जाते हैं कि हमारी सेफ्टी को तो हम सोचते भी नहीं। कई दफ़ा इंसान सोचता है, कई दफ़ा मैं कह रहा हूँ ना, कई दफ़ा तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारी सेफ्टी भी क्या होती है। कई दफ़ा इमरजेंसी में पेशेंट आया, अब जब मैं इंटेंसिव केयर ज़्यादा करता था तो उस वक्त तो सोच ही नहीं होती थी। उस वक्त तो होता था कि यार बस पेशेंट को बचाना है, वेंटिलेटर पे डालना है, या पेशेंट को कैसे बचाना है, कैसे करना है। बेसिकली मेरा तो खुद का हॉस्पिटल है, तो मेरा इंटेंसिव केयर है, तो मैं उसी को रन करता हूँ। तो उसमें तो पेशेंट आपको पता है हाइपर भी हो जाता है, ज़िंदगी मौत सब होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि डॉक्टर जितना हम्बल होगा, अच्छी जितनी काउंसलिंग करेगा, वो पेशेंट इतना मुतमईन होता है। ऑफ कोर्स कई दफ़ा जब आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं तो ऑफ कोर्स ख़राब भी होती हैं। तो मसला मैंने हमेशा देखा है कि वहाँ होता है जहाँ पे काउंसलिंग प्रॉपर ना हो, हम्बल पना ना हो। तो आई थिंक सो कि मैं क्लिनिक में आते हैं ना पेशेंट, तो मैं पहले उनको खुद सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ बहन प्लीज़ बैठें। मतलब ये अटायर एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है नहीं यार, बिल्कुल रूड एटीट्यूड से साथ होता है हमेशा। पहली पेशेंट डरा हुआ होता है, वो और ज़्यादा फिर वो जी हो जाता बिल्कुल। है। तो आपको बहुत इससे संभालना है। अच्छा, फिर प्लस साथ में मेरे पास अब जो हाइपर एक्टिव बच्चे आ रहे होते हैं ऑटिज्म के, ADHD के, उनके साथ तो बहुत हम्बल रहना पड़ता है। अच्छा, फिर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो उनको और मतलब माँ बाप को समझाना है बिठा के कि यार देखो, उनको साथ आपको फोर्स नहीं करना, आपको यहाँ से और यहाँ से अडॉप्ट करना है कि यार अब ये काउंसलिंग के पार्ट्स हैं। अब ये डॉक्टर डे पे यही होता है कि नहीं, मतलब ये चीज़ सबको समझना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ हमारा स्टाफ हो। नो डाउट डॉक्टर सईद ने जो कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारा स्टाफ के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। सही, टीम वर्क होता है पूरा। मैं एक हॉस्पिटल का एज ए ओनर भी हूँ, तो अगर मेरा चौकीदार, मेरा एक स्वीपर, मेरा एक चपरासी, मेरा एक गटर साफ करने वाला, या मेरा स्टाफ या मेरा OT का स्टाफ, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल, क्लीनिंग स्टाफ कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है। उनको भी एक डॉक्टर्स के साथ एक सल्यूट करना चाहिए कि नहीं यार, इसके बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं। सारे जो बेड रिडन होते हैं उनके सब आप नहीं कर सकते हैं। कई दफा आप वो काम नहीं कर सकते जो वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी की गटर भर जाती है हॉस्पिटल में, तो वही क्लीन करने वाला है और कोई क्लीन करने वाला नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। यूरिन का बैग उठाएगा तो स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स डे के साथ ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि हमारा स्टाफ हमारे लिए बहुत है। अच्छा, इसमें कई दफ़ा हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़हब के भी लोग हैं, मुसलमान भी हैं, हमारे लिए सब इक्वल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारे लिए सब इक्वालिटी कैसे करनी है। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है। हमारे लिए पेशेंट भी सामने आता है तो पेशेंट भी देखना है कि पेशेंट कैसा है, कौन है। हम हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें बचाना कैसे है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आऊँगा। डॉक्टर सईद साहब, ज़रा आपसे भी जानना चाहूँगा कि पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना आप लोगों की। कहीं पर बेगम का मामला होता है, कहीं पर बच्चों का मामला होता है, कहीं पर वालिदैन का मामला होता है, कहीं पर बहन भाइयों का मामला होता है। हर रिश्ता तो आप लोगों से भी जुड़ा होता है ना। उन रिश्तों को जब किसी अहम मौके के ऊपर एक्सक्यूज़ करना पड़ जाए, कहीं OT में बिजी हैं, कहीं पे OPD में बिजी हैं, या कोई इमरजेंसी हो गई है जब वहाँ पर आपकी अशद ज़रूरत है, वो एक्सक्यूज़ करने के बाद घर वालों की तरफ से एक बड़ा सख्त सा रवैया आता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है, तो उसको कितना मुश्किल होता है डॉक्टर्स को झेलना? हाँ, ये बहुत डेली बेसिस पे ये होता रहता है, लेकिन क्योंकि फैमिली वाले भी इस बात को समझ जाते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाती है,
अब कुछ हमारी भी ट्रेनिंग हो जाती है, तो फिर जब घर वापस जाते तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है ना। अच्छा, और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में आपकी जो है डॉक्टर्स से जो शादी होती है उसकी ज्यादा उमूमी वजह यही होती होगी कि दोनों को अगर नाइट शिफ्ट करनी हो या दोनों किस तरह की शिफ्ट्स आगे पीछे हो तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलें, बजाय इसके कि फिर वो कोई एक पार्टनर जो है ना मैस क्रिएट करे। बिल्कुल, तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म जो डॉक्टर को फिर खूब आती है, तो वो जाहिर बात है इसके साथ डील करना होता है। हाँ। और जिम्मेदारी जाहिर बात होती है, ये पेशेंट हमारा प्रायोरिटी होती है, लेकिन घर में उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ जगह पर जब हमें खाली दिन मिलते हैं, रिलैक्स डे मिलते हैं, तो फिर वो फैमिली को फिर हम फुल डे देते हैं। लेकिन ये कि ये आपकी बात सही कि फैमिली ऑफकोर्स सफर करती है कि जब आप इमरजेंसी हो, स्पेशली इस तरह की जो पेंडेमिक है, आउटब्रेक्स है, अभी रिसेंटली जिस तरह CCHF के केसेस ईद उल अजहा के बाद आ रहे हैं, तो ये भी अलर्ट है, अभी डेंगू चिकनगुनिया के केसेस आएंगे, तो कोविड पे हमें काफी लेसन सिखाया गया। लेकिन डॉक्टर या तिब के शोबे से जो मुंसलिक लोग होते हैं, इनकी मिसाल ऐसी है कि कोई अंधेरे में भटका हुआ है, उसको आप कोई रास्ता बता दो वो वैसे खुश हो जाता है। तो अगर आप मरीज को बता दें कि आप फिक्र ना करें, जो डॉक्टर के ये अल्फाज हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो आधी बीमारी उनकी वैसे ही सही हो जाती है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने बताया कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपके कोई भी ट्रीटमेंट से पहले अगर काउंसलिंग उसको अच्छी दे दे, उसकी आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो उसके अखलाकियात और उसके जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल स्किल्स ऐसी हो कि वो मरीज की जो काउंसलिंग है बहुत अच्छी तरीके से करे। फिर उसकी जो डायग्नोसिस स्किल्स है, उसकी लेबॉर्ट्री के डायग्नोसिस है, सारे आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो उसका भी इस्तेमाल करें और अपनी जहानत काबिलियत का भी इस्तेमाल करें, ताकि मरीज़ की जो बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हमारे सोसाइटी में आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे अमराज हैं, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बीमारियां कम से कम हो। प्रिवेंटिव मेजर्स हम ज़्यादा तक ले लें कि बजाय कि हम ट्रांसप्लांट यूनिट हम खोलें और एक्सट्रीम सर्जरी के बड़े बड़े यूनिट खोलें। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास मरीज ही ना हो। अब ये एक वाकया है, उस वक्त एक हमारे बड़े डॉक्टर हैं, तो कह रहे स्वीडन में एक हॉस्पिटल बंद हो गया। उन्होंने कहा हमारे हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। कह रहे क्यों? कह रहे हमारे पास मरीज ही नहीं है। हम प्रिवेंटिव मेजर इतने ज्यादा करते हैं कि भाई हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो बजाय के हम प्रिवेंटिव मेजर करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, खून अगर ट्रांसफ्यूज होना है तो साफ हो, तो उससे हेपेटाइटिस बी, सी और इस तरह बीमारी ना फैले, तो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। तो क्या ये बात वहाँ पर स्वीडन में ये बात क्या दुरुस्त है कि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? तो वो इसी पर अमल कर रहे थे कि किस तरह से सब बच रहे थे? मुझे आपके मुहावरे से वो याद है क्या है वो एन एपल अ डे क्या है ये दोबारा? An apple a day keeps the doctor away. Keeps the doctor away. If the doctor is beautiful, handsome, throw the apple away. बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा आपके सवाल पे। तो स्वीडन में यही कुछ हालात हैं। तो बिल्कुल ये है कि ये कलेक्टिव हमारा वो क्योंकि मरीज ना होना बेहतर पॉलिसी है, बजाय कि बहुत सारे मरीज हो, उसमें फिर आपकी बहुत सारी इकोनॉमी और उस पर खर्चे होते हैं। ऑफ कोर्स जो बीमार है उनको इलाज करना जरूरी है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर हमारी सोसाइटी में बहुत इसमें अशद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास रिसोर्सेज कमी है, तो अगर हम लाखों करोड़ रुपए एक मरीज के सर्जरी पे और उसके ट्रांसप्लांट पे लगाएं, अगर वही लाखों करोड़ रुपए शुरू में लगाए जाते हैं तो इस मरीज समेत बहुत सारे मरीज बनते ही ना, और वो बड़ा मतलब उसमें काफी आसानी हो सकती है। एक तो आपका मुआशरा बिल्कुल हेल्दी होगा, जिस तरह काफी उस दिन क्या था कि एक होटल जो है वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया, तो इसका उल्टा होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल है वो होटल में कन्वर्ट हो, हमारे पास जरूरत ही ना पेश आए और लोग जो है इतने खुशहाल हो, लोग यहाँ टूरिज्म हो। मुझे इस बात का इल्म है, डॉक्टर साहब भी इब्राहिम साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी भी ओपीडीज और चीज़ों की टाइमिंग्स होती है, और आपकी भी मीटिंग जो है वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। बट थैंक यू सो वेरी मच कि आपने फिर भी वक्त दिया। एक और सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा, फिर आपको हम पूरी भरपूर इजाज़त दे सकते हैं कि आप जा सकते हैं मीटिंग के अंदर। एक अटैचमेंट होती है मरीज के साथ ना, गायबाना तौर पर एक बेलौस खिदमत करने का जो जज्बा आप लोगों के दिल में होता है, वो अटैचमेंट को डी अटैच कैसे करते हैं? समटाइम्स आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, दिन रात सोच रहे होते हैं कि यार वो एक उम्र रसीदा शख्स आया है, इसको सही करना है, या एक बच्चा है वो उसके इलाज के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ पा रही है। समटाइम्स आप लोग अल्लाह से दुआ भी मांगते होंगे कि इस दवा को जो मैंने लिखा है इसके अंदर शिफा भी दे दे मरीज़ के लिए। वो मोमेंट ज़रा, वो जज्बात में चाहता हूँ उसकी अक्कासी तो करें आप लोग। जी सर, मैं अगर रिस्पॉन्ड करूँ तो हमारा तो यही होता है, क्योंकि हमारा मेजर डायग्नोसिस में हमारा इन्वॉल्वमेंट होती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिशियंस को ठीक करना होता है। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि इसकी तशखीस सही मुमकिन बनाई जाए, ताकि जो फिजिशियन डॉक्टर है उनके लिए फिर इसका इलाज आसानी हो।
तो जाहिर बात है ये बहुत जगहों पे ये पॉसिबल होता है, कुछ जगहों पे जाहिर बात है अल्लाह की तरफ से भी मामलात होने, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हमारा काम कोशिश करना है और सेहत देना और शिफा देना अल्लाह का काम है। तो एक प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि वो इमोशनल अटैचमेंट तो करे, लेकिन इतना भी ना करे ताकि वो उसको नेक्स्ट मरीज़ के लिए अवेलेबिलिटी ना हो। जाहिर बात है, इसलिए कहते हैं कि जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जब आप उनको ट्रीट करते हैं तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के मरीज़ आते हैं। अगर एक मरीज़ पे आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, दूसरे पे नहीं लगाएंगे, तो ये फिर आप बाइस शो करेंगे। और इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे तो भी हो सकता है कि आप इमोशनल अटैचमेंट एक ख़ास पेशेंट के वजह से दूसरे पेशेंट को आप फिर टाइम न दे पाएँ। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और वक्त के साथ साथ प्रोफेशनल तरीके से आप जब ये डील करते हैं तो अटैचमेंट और डी अटैचमेंट का सिलसिला वो जारी रहता है कि फौरी तौर पे जब मरीज़ सही हो जाए तो जारी बात है आप नेक्स्ट मरीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और प्रोफेशनल इसी का तकाजा करती है ताकि आप जो है ये सर्विसेज अपनी देने, हमारा काम है सर्विसेज देना ताकि वो पेशेंट सही हो जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। बहरहाल एक बार फिर डॉक्टर साहब आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी सैल्यूट करते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम साहब कंटिन्यू करेंगे। अफशीन के बहुत सारे सवालात हैं डॉक्टर इब्राहिम पहले तो मैं डॉक्टर इब्राहिम से यही पूछना चाहूंगी कि वो एन एपल अ डे वाली एग्जांपल आप पर बिल्कुल सूट करती है। तो बहुत सारे तो पेशेंट्स यही कहते होंगे if the doctor is handsome keep the apple away। तो कभी चढ़ाने के लिए क्लिनिक के अंदर सेब लेकर आया आपके सामने? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको बात बताऊं, कभी भी ये स्मार्टनेस या खूबसूरती काउंट नहीं करती है, आपकी ज़बान काउंट करती है। डॉक्टर के लिए एक ही चीज़ है, सिर्फ ज़बान। और अगर आपके अल्लाह ताला ने आपके हाथ में शिफा रखी है, या आपके आंखों में या आपकी ज़बान में वो चीज़ ताकत रखी है, कुछ डायग्नोसिस पकड़ ले, तो अल्लाह ताला की तरफ से सब। और मैंने कहा ना कि ये जो ज़बान है ना वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, डॉक्टर्स के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, जादूगर होते हैं, अपना शहर जो अपने हिसार में रखना जानते हैं, और हिप्नोटिज्म बहुत अच्छा आता है। उनके जो लफ्ज़ होते हैं, उन लफ्ज़ों के बीच में जो मेलोडी होती है, जो वॉइस टोन होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आई कांटेक्ट होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि मरीज़ को ऐसा फील होता है कि उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी जिस्म से निकलती जा रही है। ऑफ कोर्स यही होता है कि इसी को तो कहते हैं ज़बान। ज़बान की जो मिठास है ना, उसके अल्फाज आपके बोलते जाएं। जैसे अगर फर्ज करें एक मेरे पास एक कोई बच्चा है, कोई एक्सेप्शनल नाम है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान क्रिश्चियंस का, ज़्यादातर मैं उनके साथ ज़्यादा करता हूँ। उसके बच्चे के नाम की एक बैठते ही तारीफ कर देता हूँ, वो वैसे ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब वही चेहरे पे मुस्कुराहट। हाँ, उनके एक मतलब वो परेशान हुआ है, और दोनों पेरेंट्स की ऐसे हंसी आ जाती है। मतलब वो मेरे लिए सबसे वही बात ना कि प्रिस्क्रिप्शन तो कोई भी उसको डॉक्टर लिख के दे दे। ये पता हुआ कि यार एक मैं मुस्लिम डॉक्टर के पास आया हूँ, पर मेरी मजहब दूसरा है, लेकिन उसने मुझे रिसीव बहुत अच्छा किया। दैट्स इम्पोर्टेंट। और ये चीज़ें सीखनी होती हैं, और दूसरे डॉक्टरों को भी सीखनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे हम्बल तरीके से उसको पहले कनेक्ट कर रहे हैं। पहले जैसे रूम में आए, आप उसको पहले हंसते हुए देखना है, बात करनी है, फिर आप बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह से कभी हुआ है कि पेशेंट बहुत इम्पेशेंट हो, मतलब जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है बहुत इम्पेशेंट हो, और अगर पेशेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है तो उसकी फैमिली एग्रीवेट हो गई हो, जिस तरह से हॉस्पिटल्स में हमने देखा है तोड़ फोड़ हो जाती है, इस तरह का कोई आपने इवेंट ऐसा फेस किया है? बहुत। अच्छा, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? ये जंगें होती हैं, आपकी ग़ज़वात होती है कि आपने कैसे अबूर किया? डॉक्टर की एक चीज़ है कि दो चीज़ें, दो तरफा चीज़ें होती है। हमेशा स्टोरी जो डेफिसिट होता है ना, जो मर गया या उसकी स्टोरी सुनी जाती है, इधर की स्टोरी नहीं सुनी जाती कि पेशेंट कैसे आया था, क्या था, उसको डायग्नोसिस क्या थी। उसमें पहले तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था। मीडिया बहुत माइनस पे ले आती थी डॉक्टरों को कि गलत इंजेक्शन लगा दिया। तो फिर मैंने कहना शुरू किया, मैंने कहा भाई ये गलत इंजेक्शन होता क्या है, ये तो बताओ। नो मतलब कोई गलत इंजेक्शन, कौन गलत इंजेक्शन? अच्छा, वैसे मैं आपने कहा कि डिग्री, मैंने कहा 8वीं क्लास से मैं एक जिद्दोजहद कर रहा हूँ। डॉक्टर सईद पता नहीं कितने सालों से जिद्दोजहद कर रहे हैं, कहाँ पोस्ट पे पहुंचे। कुछ चाहेगा कि मेरे हाथ से कोई भी जान चली जाए? नहीं, या मेरा स्टाफ 4-4 साल 5-5 साल पढ़ के चाहेगा कि मेरे हाथ से कुछ भी चला जाए? तो आपका पूरे करियर पे बात है, प्लस साथ में ये सोच है, ठीक है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ होता है। फिर ये जो
इंडल्जमेंट से है ना, ये जो लड़ाई झगड़े फसाद, ये तो आपको पता है हमारे शहर की, हमारे मुल्क की एक समझ लो एक वो है कि 4-5 लोग आ गए फिर हैरेसमेंट कर रहे हैं, ये करते हैं लोग, लेकिन स्टिल उस पर भी संभालना पड़ता है। ज्यादातर इंटीरियर से इस तरह के लोग होते नहीं, इधर होंगे। कराची के भी बहुत सारे कराची में लोग हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे जहालत वाले बिल्कुल कौम भी पढ़े मौजूद है। लिखे अच्छे लोग भी डॉक्टर जो साहब, हैं वो एक बिल्कुल चीज़- ऐसे एक चीज़- नेगेटिव सोचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम सिर्फ डॉक्टर पे होता है और वो डॉक्टर की वजह से ही सारा जो है चले मैं इस चीज़ को होता है। एग्री करता हूँ, लेकिन आप इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे बहुत से डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो आपके भी इर्द गिर्द होंगे, हर माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से, और मैं जिनको कहता हूँ कि जिनका ना होना ही बेहतर है अगर वो सोसाइटी के अंदर नहीं हो। कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जानबूझ के नहीं, कोई पीछे हो सकता है परेशानी चल रही हो सकता है कोई घर के अंदर मामला चल रहा हो सकता है वहाँ जिस हॉस्पिटल के अंदर वो असाइन किए गए वहाँ पे कोई मामला चल रहा हो सकता है कि ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो बार बार ट्रिगर कर रही हो, लेकिन पेशेंट भी सामने हो, उसको भी डील कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर्स का रवैया बड़ा नारवा होता है, बड़ा सर्द रवैया होता है, जिससे मरीज़ के जज्बात को बड़ी ठेस पहुँचती है। मरीज़ अगर कोई एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, अगर डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए या चेकअप के लिए आ रहा है और वो अच्छे से नहीं उसको मिल पा रहा है, तो मरीज़ बड़ा अंदर से बुझना शुरू हो जाता है। तो ऐसे डॉक्टर्स को क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? ट्रेनिंग हमारी पूरी जो हम जब कैरियर स्टार्ट करते हैं उस वक्त भी कैरियर ट्रेनिंग ये वाली होती है, काउंसलिंग ट्रेनिंग कहते हैं उसको, और वो हर एक को लेनी चाहिए। देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और एंगर मैनेजमेंट, एंगर की जो अंदर मतलब एक प्रॉब्लम, जी जी टेम्पर टेंट्रम्स कहते हैं उसको, ये हर इंसान में होती है। सही। मैं नहीं कहता कि सही सब में बात नहीं है। होता, शायद मेरे में भी कुछ होगी, लेकिन आपको वो ट्रेनिंग लेके जब आप प्रोफेशन के हिस्से में आते हैं तो आपको टेंट्रम्स तो दिखाई नहीं सकते। नहीं ऑब्वियसली। दूसरा, आप फिजिकली आपको इतना मेंटली साइलेंट होना होता है कि सामने वाले की पहले सुननी है। सही बात है। यू हैव टू वेरी पेशेंट। हाँ, आप बहस नहीं कर क्योंकि सकते। ये तो ह्यूमन नेचर है, आपसे कोई बदतमीजी से बात करेगा आप डेफिनेटली एकदम से आप रिएक्ट आप उसको करेंगे। पहले बहुत प्यार से समझाते हैं। लेकिन कई कितनी दफा बड़ी आती हैं, बात है कि आजकल- आप लोग इतना आजकल जो slowly, humbly जिंजी समझाते हैं। मदर जो हैं आजकल आती हैं, उसमें आप 4 दवाएं लिख देना तो कहती हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा, फिर वो कंप्लेंट्स भी पूरा लिख के आती हैं पूरे पेपर पे या अपने अच्छा, iPad पे, log on वो फिर पढ़े। लिखवाती हैं तो 2 पेज भर जाएंगे। ओफो। अच्छा, फिर अगर वो कहती हैं ज़्यादा है तो मैं काटना शुरू कर देता हूँ बड़े प्यार से। हाँ, तो कुछ माएँ आती हैं तो मैं बड़ा हंसते हुए कहता हूँ सब काट दिया, फिर पेपर हाथ में दे दिया, हंसते हुए कहता हूँ बस पेपर ले जाओ। तो आपको गुस्सा देखिए, सही बात है। कई दफा आपको रिपल अभी बैक तो आया होगा होती है। गुस्सा डॉक्टर साहब? आज तक बहुत तो नहीं सारे आया, पेशेंट्स आ गए हों और सबको ठीक डील है, करते आज हुए। तक तो नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत माशाल्लाह। पेशेंस रहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना मेरे पास तो एक ADHD के ऑटिज्म के पेशेंट आते हैं, कभी हाँ। कोई 30-40 पेशेंट बैठे हुए हैं, एक पेशेंट का नंबर 29 है, 30 नंबर है, हाँ। मैं देख रहा हूँ अभी 10 नंबर और वो पता नहीं कब है, और उसका बच्चा जो है हाइपर एक्टिविटी पे है, वो संभल नहीं रहा, वो झगड़ा फसाद हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको एडजस्टमेंट करते हैं कैसे? कि भाई एडजस्ट कर देते हैं, मतलब नंबर पहले ले लेते हैं अच्छा। कि मतलब इरिटेशन ना हो। सही बात है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आपसे करूं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं, और व्यूवर्स का भी ये क्वेश्चन है, डॉक्टर्स कभी टाइम पर नहीं पहुंचते। इसका रीज़न हो सकता है कि दुनिया को नेगेटिव लगे, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा पॉजिटिव है कि कहीं अगर किसी क्लिनिक पर हैं, दूसरे क्लिनिक जाना और एक मरीज़ बैठ के इंतजार करेगा, 4 बजे डॉक्टर साहब की टाइमिंग है, 4 बजे आ जाएंगे, तो मेरा पहला नंबर 4:05 पर तो आ ही जाएगा। कोई ना कोई लेकिन emergency डॉक्टर साहब आ रहे हैं case आ 4:30 बजे, तो ये एक बड़ी कॉमन है कि डॉक्टर्स कभी टाइम पे नहीं आपने डॉक्टर आते। रीज़न सईद से- क्या होता है? आपने डॉक्टर सईद से एक बात पूछी कि आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि नहीं होती? होती है ना। बिल्कुल। अगर फर्ज करो मेरा टाइम है घर जाने का 9 बजे और मैं घर जा रहा हूँ 10:30 बजे, तो वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, वो भी तो लेट हो रहा वो भी हूँ, late। खाना तैयार है, बच्चे बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं। कई दफ़ा हमारी स्केड्यूल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे एक राउंड करना है, राउंड करते 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 मुझे 6 पेशेंट मेरे एडमिट है, तो उसमें टाइम लग गया। कोई मैं emergency अगर case मैं आ मेरी गया। क्लिनिक 2 बजे है, मैं 1 बजे भी शुरू करूंगा तो कई दफ़ा मुझे 6 पेशेंट देखने हैं। कई दफ़ा इमरजेंसी में कोई अचानक ही आ गया तो मुझे मेरा स्टाफ पकड़ के इमरजेंसी में अब ले गया, वो स्पॉट छोड़ नहीं सकते हैं वो उस बात स्पॉट छोड़ नहीं बिल्कुल, वो सकता। टाइम। अब वो जो पेशेंट बैठा हुआ है कहाँ पे, क्लिनिक में, अब वो कहेगा यार डॉक्टर तो पहुंचा ही नहीं अभी तक। बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत गला काटते हैं, पैसे बहुत लेते हैं, देखो Of course. लेट आ रहे हैं, ये भी तो कॉमन सेइंग्स है ना। ऑफ कोर्स है, लेकिन देखें जिस तरह है ना, जिसमें रिस्क भी है और दुआएं भी हैं। आप दुआएं patient- तो हैं। जब पेशेंट बैठा हो ना फ्यूरियस हो रहा हो,
आप इसको बड़े अच्छे तरीके से, हम्बल तरीके से आप जब रूम में लेते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, जब उसको टाइम देते हैं, तो पीछे वाला पेशेंट इरिटेट हो रहा होता है, नो डाउट, लेकिन जब वो अंदर आता है और टाइम लेता है, वो कहता है यार डॉक्टर इब्राहिम आप बड़ा टाइम लेते हैं, इतना पेशेंट, मैंने कहा आप भी तो टाइम लेंगे। तो ऑफ कोर्स दिस इज, मतलब आप एक फ्रेंडशिप माहौल में रहते हो, फ्रेंडशिप के बगैर पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ कि कोई शख्स है वो बीमार था, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका काफ़ी अर्से तक, और उसको एकदम से आप देख रहे हैं कि चेंजेस आना शुरू हुए हैं और बेटर होना शुरू हुई उसकी हेल्थ, कभी कोई ऐसी चीज़ कि वो आके इतना इमोशनल हुआ, उसने कभी शुक्रिया अदा किया और वो मोमेंट बड़ा आपके लिए इमोशनल हो गया? ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ज़्यादा करते हैं, यहाँ थोड़े से थैंकलेस है। हाँ, यहाँ रिगार्डलेस, थैंकलेस थोड़े से हैं। हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि यार ठीक है, हमने पे तो कर दिया। अच्छा, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, बट क्योंकि हर डॉक्टर के हाथ में शिफा भी नहीं होती ना। बाहर के मुल्कों में आप ये भी तो देखें, आपको शिफा मिल रही है जिससे। जब मैं ट्रेनिंग पे होता था तो मैं देखता था कि वहाँ के जो टायर ऑफ पेशेंट है ना, वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे मुझे लगता है पीस है, यहाँ पे मेडिटेशन है, डिसिप्लिन, यहाँ पे हर आदमी परेशान है। आप रोड पे कभी भी चलते हुए आए ना, देखे ना, हर आदमी के मुंह पे हंसी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट, फ्रस्ट्रेटेड है, एक फ्रस्ट्रेटेड है, एंगरनेस है। आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगेगा यार एक रिक्शे वाला भी आपको मतलब गुस्से में है, बाइक वाले भी गुस्से में है, गाड़ी वाले भी गुस्से में है, सब बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं। सही बात है। कोई मुस्कुराना छोड़ दिया, और अगर कोई शख्स मुस्कुरा के देख ले तो हम टेंशन में आ जाते कि ये देख के मुस्कुराया है, मुस्कुरा के देखा है इसने। मुस्कुराना एक जिंदगी है हाँ, और ये सिखाना चाहिए। सही, तहम्मुल, सब्र, लैंग्वेज। आपसे अगर कभी कोई मिसहैप भी हो जाए तो आप तहम्मुल, मतलब एंगर को नीचे रखें। अच्छा भाई बताओ क्या करना है, सॉरी बोल दो, सॉरी हमारे पास सॉरी और थैंक्स वाला वर्ड जो है ना वो खत्म हो गया। बिल्कुल, ये बस सिर्फ बस निकलो और सॉरी भाई बात कर लो, हंस के हंसना तो आजकल हमारे अवाम में बिल्कुल वो हो गया है, बिल्कुल माइनॉरिटी में चला गया। सही। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है ना, उनकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो जो मेडिकल बुक्स आप लोगों ने पढ़ी थी और मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई जो आपने कर ली थी, उसके बावजूद भी क्या आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह स्टडी करने पड़ता है? डेली पढ़ना पड़ता है। अभी मैं पीएचडी तो मैंने किया, अभी आईपीपीएन कर रहा हूँ, अभी मैं आईपीपीएन कर रहा हूँ और वो 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, तो मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। और वो है न्यू बॉर्न्स जो प्री मैच्योर होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन पे मैं उनकी पढ़ाई कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो हर वक्त अपडेटेड रहने के लिए करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। जैसे एक न्यूज़ एंकर को 24 घंटे अपडेट रहना पड़ता है खबरों से कि क्या न्यू डेवलपमेंट है। जैसे आप लोगों की फील्ड में हर चीज, पॉलिटिक्स, साइंस, मतलब हर चीज, मतलब आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग हर फन मौला है। भाई हम लोग तो एक ही फन हमारे पास है ना कि भाई मेडिकल बात करनी है, आपको तो हर किस्म की बात करनी है। सही। तो ये आप लोगों की सलाहियत है, कुछ सलाहियत हमारे पास है। तो चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और अब तो लोग, आपको बात बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लोग पढ़ के आते हैं। लोग चैट जीपीटी पे पढ़ के आते हैं, गूगल पे पढ़ के आते हैं, दवाइयाँ उनके पास रिसर्च होती हैं, आपके पास उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है। क्योंकि चैट जीपीटी भी इंसान ने बनाया है, तो नो डाउट इससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। किसी पेशेंट ने कुछ पूछ लिया तो एटलीस्ट। चलें, बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपको एक बार फिर अप्रिशिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आप जिस तरह से कंट्रीब्यूशन, सैल्यूट होना चाहिए हमारी पूरी मेडिकल टीम को, कि जितने भी लोग हैं जो मेडिकल के ताल्लुक कोई भी किस्म का काम कर रहे हैं, दे हैव अ ग्रेट जॉब, मतलब इससे अच्छा जॉब कोई नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जो है वो वक्त भी ख़त्म हो गया है, लेकिन जितनी भी दुनिया भर के अंदर मेडिकल स्टाफ है या मेडिकल डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक स्टाफ है, जितनी भी कनेक्शंस हैं इनसे, आज ये डॉक्टर्स डे था और डॉक्टर डे के ऊपर एनटीन की तरफ से, मॉर्निंग स्पॉट पर मैं और मेरी को होस्ट की तरफ से आप सब लोगों को सैल्यूट। आप बड़े बाकमाल लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं और आप लोग दिल के भी अच्छे हैं, शक्ल सूरत के भी अच्छे हैं। इसी के साथ साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरे खूबसूरत से गेस्ट को और मेरी सबसे खूबसूरत को होस्ट को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह।